बुद्ध को विश्व गुरु कहा जाता है। उस समय भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटियां थी, जैसे आज यूरोप में कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है। जब विदेशियों ने आक्रमण किया और हमें जातियों में बांट दिया और मनुस्मृति लागू किया गया, हमें जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और इस देश के सब नागरिकों को 140 करोड़ 50 करोड़ आबादी को बढ़िया हेल्थ, बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया पढ़ाई और बराबर का सम्मान और मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये देश आगे नहीं जाएगा। अब जो हमारी नस्लों को खतरा है वो मीडिया में, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम से जज बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों को जज नहीं बनने दिया जा रहा है, प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है, डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है, इंजीनियर नहीं बनने दिया जा रहा है, खिलाड़ी नहीं बनने दिया जा रहा है। क्यों? वहां पैसा है, मान है, सम्मान है, शोहरत है, रुतबा है। तो अब जो जातिवाद है वो शहरों में आ गया। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलिए, हिचकिचाइए मत, अपना जीव लंबा कीजिए, उस दिन आप इस देश के हुक्मरान बन जाए। मुझे नहीं पता अगर कोलोजियम से जज बनते रहे तो किसी दिन कहेगा कि वोट का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। वीडियो भी बनाना पड़ता है क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना बहुतों की नजर रहती है, उसको सबूत भी रखना पड़ता है। और आप वामसिक के लोग हैं तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। हमें लगता है हम लोग को कुछ करने की जरूरत है और जो मेरी राय है आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, हम लोग उसी पर बात करें। हमारे तमाम बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनको मैं नमन करता हूँ। तथागत बुद्ध हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, संत गाडगे हो, संत मणि रविदास महाराज हो, तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी खपा दी अब हम लोगों के लिए। और आज़ादी के बाद जो तमाम लोग जो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सक्रिय हैं उन सबको नमन करते हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ है, हमारे पुरखे इस देश में राजा थे, सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं। मौर्य साम्राज्य हो, नाग वंश हो, पाल वंश हो, सब हम लोग के राजा थे और हम ही क्षत्रिय थे, हम ही किसान थे, हम ही क्षत्रिय थे, हमारी ही जमीन थी। और जब हम राजा थे तो हम सचमुच विश्व गुरु थे। बुद्ध को विश्व गुरु कहा जाता है। उस समय भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटियां थी, जैसे आज यूरोप में कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है। तब भारत सिविलाइजेशन का प्रतीक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति सभ्यताएं हैं, तो हम सिविलाइज लोग थे। हमारे मकान उस समय आज से 2500 साल पहले 10-10 मंजिलों की मकान थी। हमें पानी का पता था, स्नान घर का पता था, हम हाथी पालते थे। कार तो नहीं बना था, लेकिन हाथी, घोड़ा ये सब यातायात के साधन थे। कहने का मतलब है कि भारत जब बौद्ध में भारत था, जब सम्राट अशोक का भारत था, जब हमारे पुरखे राजा थे, तो हम सिविलाइज लोग थे, ज्ञानी लोग थे। और सबसे बड़ी बात, हम करुणा वाले लोग थे, जिनके अंदर दया थी। जिस सिकंदर ने हमारे देश पर हमला करने की कोशिश की, सम्राट अशोक ने वहां दवाइयां भिजवाई। तो हम ऐसे करुणामय थे, विश्वगुरु थे। बीच में एक दौर आया जब विदेशियों ने आक्रमण किया और हमें जातियों में बांट दिया और 4 कुव्यवस्थाएं पैदा की गई। देश को वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया और मनुस्मृति लागू किया गया। और उसके बाद कहा गया कि फलाना लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और फलाना लोग सेवा करेंगे। और इस देश के जो मूल निवासी थे, हर दुनिया के हर देश में वहां का एक मूल निवासी होता है। जो हम इस देश के मूल निवासी थे उनको शूद्र और अतिशूद्र और अछूत बना के, और इतना ही नहीं, हजारों जातियों में बांट दिया गया और हम बट गए। समय गुजरा, हमारा भी समय आया और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। उन्होंने क्या किया? जितने जिनको शूद्र, अति शूद्र, अछूत बनाया गया, उन सब को उन्होंने SC ST OBC कहा
और किसान जातियां थी उनके बारे में भी, जो ओबीसी की जातियां थी, SC ST और ओबीसी का नाम दिया, अल्पसंख्यक समाज का नाम दिया। और सोचिए, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 75 साल हुआ है बस, और 1000 साल की गुलामी हम लोग तोड़ चुके हैं, काट चुके हैं, और आज हम इस हॉल में बैठे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पूरे देश में घूमता हूं और जब मैं देखता हूं अपने लोगों के शरीर पर बढ़िया कपड़ा, पैर में बढ़िया जूता और बढ़िया घर भी बन रहा है, और सोचिए 1000 साल के शोषण को 75 साल में हम लोग पाटने में कामयाब रहे हैं। और अगर इसी ईमानदारी से, जैसे बाम से काम कर रहा है, तमाम बहुजन आंदोलनकारी काम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से करते रहे तो ज्यादा नहीं 10 साल और, उसके बाद मान्यवर साहब का सपना पूरा होगा। मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। अगर हम खेत जोतेंगे, पेड़ लगाएंगे, अगर हम दिल्ली में ट्रेन में बैठेंगे तो हल्द्वानी पहुंचेंगे, अगर हम लोग आंदोलन चलाएंगे, अगर हम लोग समाज को जोड़ेंगे और अपना समय देंगे तो हमारा अधिकार भी मिलेगा और हमारी नस्ल का भविष्य भी अच्छा होगा। और सवाल ये है कि हम लोग किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। जो लोग भी आंदोलन चला रहे हैं या मैं जो कर रहा हूं, ये कोई एहसान नहीं है, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारी नस्लों के लिए कर रहे हैं। हमारे बिहार में जगदेव बाबू हुए थे, उन्होंने कहा था पहली पीढ़ी जेल मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज देखिए लालू यादव का बेटा राज कर रहा है, आज देखिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, उसके पिता जेल में, उसके दादा की हत्या हुई थी। अखिलेश यादव राज कर रहे हैं, मायावती जी का भतीजा राजनीति में है। तो ये जो हम लोग आंदोलन में आ रहे हैं, ये मत समझिए कि ये टाइम खराब कर रहे हैं, इससे क्या होगा, या आप अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई कर रहे हैं कि वो जातिवाद से मुक्त हो और जातिवाद को करारा जवाब दे और फिर आने वाले समय में वो इसके लिए CM PM बने। मान्यवर साहब ने कहा था ना कि आरक्षण से लेंगे SP DM और वोट से लेंगे CM PM, और वो समय आ रहा है। लेकिन बीच बीच में जो जातिवादी है, मनुवादी है, वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं। और चूंकि हम लोग 1000 साल तक जातियों में बटे रहे, आज भी बटे हुए हैं, तो इसी का वो फायदा उठा रहा है और फिर से जाति में बांटने की कोशिश हो रही है। मैं आप लोगों से ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट कुछ चीजें बताना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। बस हमें करना क्या, हमें अपने जीवन में, जैसे हम अपने स्वास्थ्य पर, परिवार पर समय देते हैं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है जो आरक्षण से पढ़ लिख कर आगे आए हैं या जो आरक्षण से नहीं, ऐसे भी पढ़े लिखे हैं। एक देश के नाते, एक राष्ट्र के नाते हम लोग राष्ट्रवादी हैं, इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। हमारे पुरखों का देश है, बाप दादाओं का देश है। अगर इस देश को मजबूत बनाना है, अमेरिका चीन से आगे ले जाना है, अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, मान सम्मान से जीना है, प्रकृति को बचाना है, पेड़ पौधे और जंगल को बचाना है, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। हमें जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और इस देश के सब नागरिकों को, 140 करोड़ 50 करोड़ आबादी को बढ़िया हेल्थ, बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया पढ़ाई और बराबर का सम्मान और मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये देश आगे नहीं जाएगा। आप लिख लीजिए, एक घर में जब सब कमाता है तो वो घर ज्यादा तरक्की करता है। जब एक कमाता है और बाकी बैठ के खाता है तो देश, वो परिवार तरक्की नहीं करता है। इस देश में जो जातिवादी और मनुवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि 90 रोटी हमारी थाली में रहे और हम 10 लोग मजा करें, और 90 लोग 10 रोटी में गुजारा करें। आप जानते हैं, बहुत लोग, मैं मीडिया में हूं, तमाम सवाल पूछते हैं SC ST OBC से कि आपके साथ जातिवाद हुआ है, किससे पूछते हैं? जो सफाई करता है,
जो चमड़े का काम करता है, लोहे का काम करता है, जिनको स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, अरे उसके साथ कैसे जातिवाद होगा भाई? वो तो अपनी जाति वाला काम कर रहा है जो तुमने बनाया था। जातिवाद तब होता है जब आप एसपीडीएम बनते हैं, कलेक्टर सीएम बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और जब अपने जाति वाला काम छोड़ के और जो उसके लिए काम बना हुआ था, जिसमें नाम है, पैसा है, शोहरत है, सम्मान है, तब आपके साथ जातिवाद होना शुरू होता है। अब गांव वाला जातिवाद भूल जाइए। गांव में क्या होता था? यू अंडरस्टैंड? गॉड, बकरी, हमारी बकरी उनके खेत में चली गई, हमारा मवेशी चला गया, हमने उनके पेड़ से फल तोड़ लिया तो मारते थे। आज भी बेवकूफ लोग हैं, मूछ रखने पर लड़ाई करते हैं। ये गांव का जातिवाद है, इससे हमारा बहुत नुकसान नहीं है। ऐसे लोग जेल जा रहे हैं। अब जो हमारी नस्लों को खतरा है वो मीडिया में, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम से जज बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों को जज नहीं बनने दिया जा रहा है, प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है, डॉक्टर नहीं बनने दिया जा रहा है, इंजीनियर नहीं बनने दिया जा रहा है, खिलाड़ी नहीं बनने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए नहीं था। वहां पैसा है, मान है, सम्मान है, शोहरत है, रुतबा है। तो अब जो जातिवाद है वो शहरों में आ गया है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जब तक आप गरीब बने रहेंगे आपको कहेंगे बहुत अच्छा। आप कहिए अ से अनार तो बहुत अच्छा, आप कहिएगा अ से अधिकार तो उनके सीने पर सांप लौटने लगता है। अरे ये क्या बोल रहा है? आप चपरासी बन जाइए, सब्जी बेचिए, ड्राइवर बनिए, उनके घर में खाना बनाइए तो आपको कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है, हम तो इसके साथ खाना खाते हैं, हम कहां जातिवाद कर रहे हैं? अरे बेईमानो, हम समझ गए हैं। तुम जातिवाद तब करोगे जब हम एसपीडीएम, कलेक्टर और तुमको ड्राइवर बनने के लिए कहेंगे। दोस्तों, ये लड़ाई अब शहरों में आ गई है और ये लड़ाई हम पढ़े लिखे लोगों को लड़ना पड़ेगा। जो कलेक्टर बन गया है, एसपी बन गया है, डीएम बन गया है, मेरे जैसा पत्रकार बन गया है, आप किसी भी सरकारी नौकरी में हो, किसी भी बिजनेस में हो, आप किसी भी खेल में हो, अगर आपके अपने बच्चों को बचाना है तो अब आपको जातिवाद के खिलाफ लड़ना होगा। और जो पावर सेंटर्स है, जहां पैसा है, जहां पावर है, मान सम्मान है, वहां पर जातिवाद है। गांव में जातिवाद नहीं है, उसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। और नहीं लड़िएगा तो ये लोग जो 75 साल में बाबा साहेब के आशीर्वाद से और उनके संघर्षों से हम लोग प्राप्त किए हैं, और आज जो हमारे शरीर पर कपड़ा है, इस हॉल में बैठे हुए हैं, फिर से छीन लेगा ये, किसी का चाल चला जा रहा है। तो हमारी लड़ाई पावर में आने की है, सत्ता में आने की है, ताकि हमारे नस्लों को उसका अधिकार मिले। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक खिलाड़ी, एक पत्रकार, जब तक आप नहीं बनिएगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनिएगा, आपके खिलाफ फैसला आता रहेगा। आज के डेट में जातिवाद का दो गढ़ है। अड्डा समझते हैं? अड्डा, गढ़, अभेद किला। मीडिया एक ही जाति का आदमी भरा हुआ है, और दूसरा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। खूब लोग लिखिए और पढ़िए। और मैं एक बात बता रहा हूं, इस लड़ाई को लड़ने में हमारे पास सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। आप सोचिए, आप हल्द्वानी के और उत्तराखंड के और देश भर के होंगे, मैं बिहार के गांव में पैदा हुआ। अगर ये मोबाइल और सोशल मीडिया न होता तो आप मुझे नहीं जानते। आप जानते हैं, हमें जातिवाद में उलझा गया मीडिया के दम पर। हमारे महापुरुषों की जन्मदिन नहीं दिखाया जाता है, हमारे संघर्षों को नहीं बताया जाता है, हमारी मार पिटाई को दिखाया जाता है। और अगर ये मोबाइल न होता तो हम एकजुट न होते। रोज रोहित वेमुला की तरह हत्याएं होती थी, रोज हाथरस की तरफ गैंग रेप होता था, हमारे नेता एकजुट नहीं होते थे। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये लड़ाई बंदूक की नहीं है, गोली की नहीं है, गाली गलौज की भी नहीं है,
ये लड़ाई सोशल मीडिया पर, आप एक्स पर हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, अपने अधिकार और संविधान की बात 4 लाइन लिखने में कितना समय लगता है। सरकार की चूल्हे हिल रही है। अगर बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, हम पहले किताब लिखते थे, हमारे लोग के पास पैसा नहीं था, नहीं पढ़ पाते थे। आज सबके पास मोबाइल है। 50% SC/ST OBC लोग पढ़ लिख गया है। अगर हम पढ़े लिखे लोगों ने डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, चपरासी हो या क्लर्क हो, दिमाग को डर से निकालिए और अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से लिखना पढ़ना शुरू कीजिए। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि आज हम एकजुट है। और आज कोई उत्तराखंड में किसी SC समाज को बायकॉट करता है तो पूरे देश में खबर बनती है और उनको माफी मांगना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी बात है जो मोटा मोटी मैं कहना चाहता हूं। और ये लड़ाई हम किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे बाप दादा के साथ जो हुआ, हम जो भोग रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं भोगे, और वो समानता, स्वतंत्रता और सम्मान की जिंदगी जिए। और बाबा साहेब ने कहा है, जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। जिंदगी इज्जत की हो तो वो शानदार होती है, जलालत से तो मौत बेहतर होता है। इसीलिए हम संविधान के दायरे में रहकर, हमारी संख्या जितनी हो गई है, हम एकजुट हो गए हैं और मोबाइल हमारे पास है, सोशल मीडिया हमारे पास है। और जब हम बोलेंगे संवैधानिक तरीके से तो 100 में 90 वोट हमारा न है। हमारे खिलाफ जाके कोई सरकार ही नहीं बनेगी। लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी भी है। जो हमारे भाई पीछे छूट रहे हैं, यकीन मानिए, अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कुछ पैसा कमा लिया, घर बना लिया और आप बच जाएंगे, तो आप नहीं बचेंगे। आपको अपनी संख्या बढ़ानी होगी। संख्या बढ़ाना मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ानी होगी। और जो हमारे समाज का आदमी पीछे छूट रहा है, जो लाचारी और बेबसी में मजबूर है, उसके बच्चे को हाथ थामना पड़ेगा और पे बैक टू सोसाइटी करनी पड़ेगी। और जब तक हमारे समाज में 100% लोग शिक्षित नहीं हो जाते हैं, तब तक ये आंदोलन चलता रहना चाहिए और हमारी जिम्मेदारी है। और सुन लीजिए, क्या कीजिएगा धन संपत्ति, मरना सबको है। बुद्ध ने कहा है सबसे बड़ा धन है आपका स्वास्थ्य। हम लोग मेहनत कर लोग हैं, स्वास्थ्य अच्छा है। सम्मान की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है और देश को आगे ले जाने की लड़ाई है। इसलिए हम अपनी कमाई का, बाबा साहब ने जो कहा है, उतना हिस्सा भी समाज के लोगों के लिए काम करेंगे तो इससे बड़ी मानवता और कुछ नहीं हो सकती है। और आप दुनिया में अमर हो जाएंगे। हम कहते हैं ना, आप अपना किडनी दान कीजिए, आंख दान कीजिए, ऑर्गन दान कीजिए, आपका आंख से कोई दूसरा देखेगा मरने के बाद। अगर हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो हमारा आदमी पीछे छूट रहा है उस पर करेंगे, कल वो जब कुछ बन जाएगा तो वो एहसान नहीं भूलेगा। अरे भूलने के लिए तो अपना बेटा भी भूल जाता है, तो क्या उसको मार देते हैं? तो हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ भाषण नहीं दे रहा, मैं इसको जी रहा हूं। और डर बिल्कुल दिमाग से निकालिए। और ये लड़ाई जो मजदूर है, जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो आज भी लाचार बेबस है, वो नहीं लड़ सकता है। जातिवाद का मकरजाल जो है वो तब समझ में आता है जब आप बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं। हम लोग भी हायर एजुकेशन में नहीं आते, पत्रकारिता में नहीं जाते, टेलीविजन में नौकरी नहीं करते, तो जातिवाद नहीं समझ में आता। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो मंच पर बैठे हुए हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे महापुरुष थे जो पढ़े लिखे तब जातिवाद समझ पाए। ये बहुत महीन जाल बुना हुआ है, इसको समझने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई लिखाई। और जो हम लोग समझ बुझ गए हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि 1 घंटा समाज के लिए और कुछ अपनी कमाई का हिस्सा समाज के लिए दे, ताकि हम जिस दिन
100%, 90%, 60%, 70% लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा और अन्याय करने से पहले सोचेगा। आज हम लोग नौकरी कर लेते हैं, आरक्षण है, रिजर्वेशन है, मेरिट है, मौका मिल रहा है, एक भी SC ST OBC और अब तो किसान जाति के लोग सम्मान से नौकरी नहीं कर पाते हैं साहब, रोज उनके साथ प्रॉब्लम होती है। आप जज बन जाइए, जस्टिस कर्मन की तरह जेल में डाल दिए जाएंगे। आप SPDM बन जाइए, आपका CR खराब होता है। क्यों? क्योंकि हम समाज के तौर पे एकजुट नहीं है। हमें समाज के तौर पे एकजुट होना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, पढ़े लिखे लोगों की है और हम सबको बोलना पड़ेगा। और ये इस देश के लिए, इस समाज के लिए और मानवता के लिए बहुत जरूरी है। और हम लोग इसीलिए पूरी दुनिया में सम्मान के हकदार होंगे कि हमने शोषित वंचित समाज में होते हुए उनका हाथ थामा। दुनिया में कोई अमर होने नहीं आया है, कोई धन संपत्ति लेके नहीं जाएगा। आप सोचिए, भगवान बुद्ध अगर वो राजा बनते तो उनके राज के लोग जानता, वो भी अच्छा बुरा कहता कि राजा खराब था या अच्छा था। उन्होंने करुणा का मार्ग अपनाया, मानवता का मार्ग अपनाया, तो आज पूरी दुनिया जानती है। राजा बनते तो कितना लोग जानता, बाबा साहेब नौकरी कर सकते थे, कितना लोग जानते, फूले साहब, पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव बाबू, माननीय कांसी राम साहब। अगर महान बनना है तो नए रास्ते पर चलना होगा और दो काम आप लोग कीजिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, किसी कीमत पर संकोच मत कीजिए। हम लोगों को सब काम आता है, सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, खेत हम जोते, सारा मेहनत का काम हम लोग करते हैं। बस हम लोग को जबान चलाना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है और बोलने से पहले हिचकिचाते हैं, डरते हैं। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलिए, हिचकिचाइए मत, अपना जीभ लंबा कीजिए, उस दिन आप इस देश के हुक्मरान बने। शब्दों में शक्ति है, शब्द से आप इस देश को जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री क्या करता है? हल चलाता है, भाषण न देता है जी, जवान न चलाता है। तो हम लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संविधान में जो अधिकार है और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी है, अपनी बात करनी है। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक लड़ाई बगैर जीते, सामाजिक लड़ाई के बगैर हम राजनीतिक मैदान से के मंचों पर इसलिए आता हूं कि एकदम मान लीजिए, गांठ मान लीजिए, बिना सामाजिक बदलाव के राजनीतिक बदलाव नहीं होगा और बिना राजनीतिक बदलाव के आप अमीर नहीं हो सकते। जिसकी सत्ता होगी वही ठेकेदार बनेगा, वही डॉक्टर बनेगा, वही इंजीनियर बनेगा। और सत्ता उसी के हाथ में होगी जहां इस तरह के कार्यक्रम होंगे सामाजिक बदलाव का। तो सामाजिक बदलाव, राजनीतिक अधिकार और तब संपत्ति का अधिकार मिलेगा। तो बाम सेठ के तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो शहर में लोग आए हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आधा घंटा 1 घंटा रील मत देखिए, काम की चीजें देखिए, लिखना शुरू कीजिए और उस पर बोलना शुरू कीजिए। रील्स बनाइए, पैसा कमाइए, वो भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमें अपने बच्चों को मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, सिनेमा में, स्पोर्ट्स में भेजना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करता हूँ, बोलने का काम करता हूँ। हमारे बाप दादा भी मेहनत करते थे, उनके बाप दादा भी मेहनत करते थे, कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात करनी है। और जिस दिन हम लोगों ने बोलना सीख लिया अपने अधिकार के लिए, राजनीति के लिए, बिजनेस के लिए, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हम जो चाहे कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें अंतिम अस्त्र दिया है ना, वोट का अधिकार और संविधान। मुझे नहीं पता अगर कोलोजियम से जज बनते रहे तो किसी दिन कहेगा कि वोट का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। छीनता ही है, पहले वोट नहीं गिराने देते थे। तो आप लोग सजग लोग हैं, इस हॉल में जितने लोग हैं सजग लोग हैं। बहुत लोग आपको निगेटिव बात कहेंगे, समाज नहीं जग रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। जब तक हम कोई आदमी पेड़ लगाता है तो जरूरी नहीं कि आप भी फल खाइए। आपके दादा ने लगाया था तो आप खा रहे हैं,
आप लगाएंगे तो आपका पोता खाएगा। ये आंदोलन चलाते रहिए, आपके बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। यही बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सब लोगों को जय भीम, जय भारत, जय पांचशे, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।